हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिश्र। आज का लेक्चर हमारा यूनिट सेकेंड पर होने वाला है। यूनिट सेकेंड में क्या किया हूँ मैं, ए और बी दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ए भाग आपको मैं दे चुका हूँ, आज बी भाग देने वाला हूँ। ठीक है, यूनिट सेकेंड का बी पार्ट आज आपको देने वाला हूँ। यहाँ से मैं क्या किया हूँ, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं उन सबको कवर किया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और काफ़ी काफ़ी कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर आप इतना ही वीडियो पूरा इतना कवर कर ले रहे हैं ईमानदारी के साथ में, तो मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद में आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए, देखिए फिर आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट कैसा है। ठीक है, आज अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग पार्ट ए मैं आपको दे चुका हूँ। आज पार्ट बी पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि पार्ट ए में हम आपसे कुछ विधियों पर चर्चा की थी। ठीक है, कुछ मेथड आपको मैं करा चुका था, उसके आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला हमारा प्रोजेक्ट मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। तो प्रोजेक्ट मेथड के जो कौन विकसित किया था, तो आप जानते हैं किलपैट्रिक महोदय ने इसको विकसित किया था। प्रोजेक्ट परियोजना विधि को कौन विकसित किया था, तो किलपैट्रिक महोदय ने इसको विकसित किया था। किस सदी में विकसित किया था, तो 20वीं सदी में इन्होंने विकसित किया था। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगला हमारा है अनुमानी या खोज विधि। आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को प्रीवियस पेपर, अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अनुमानी या खोज विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो आर्म स्ट्रांग थे। ठीक है, अनुमानी या खोज विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो आर्म स्ट्रांग थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है खेल विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप जानते भी होंगे। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो फ्रावेल महोदय थे। ठीक है, खेल विधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फ्रावेल के अनुसार बच्चे विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से अपने प्रवेश का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसके जन्मदाता कौन थे, फ्रावेल महोदय थे। ये चीज हो गया। नेक्स्ट हमारा है डाल्टन विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी एक पुस्तक है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। डाल्टन विधि के बारे में देखेंगे कि अमेरिकी शिक्षक पार्कहर्स्ट ने 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, डाल्टन विधि का। इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है, एजुकेशन ऑन द डाल्टन प्लान। इनकी पुस्तक का नाम है एजुकेशन ऑन द डाल्टन प्लान। ठीक है, ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, ये मान कर चलिए। और आपके सिलेबस में एक एक आप खुद मैच करिएगा। आपके सिलेबस से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। इस नोट्स को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया हूँ। आगे देखते हैं कक्षा का वातावरण। ठीक है, क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कक्षा का वातावरण महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ठीक है, जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, उत्तरदायी होता है। कक्षा के वातावरण के प्रकार, ये क्वेश्चन आया है और आने की संभावना भी है, क्योंकि हमारे टॉपिक में दिया हुआ है। तो कक्षा के वातावरण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पहला क्या है, दुष्क्रिया। दूसरा हमारा पर्याप्त है। तीसरा हमारा क्या है, व्यवस्थित नियंत्रित है। और चौथा हमारा व्यवस्थित लचीला है। ठीक है, तो कक्षा वातावरण के प्रकार हो गई। आगे देखेंगे हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला हमारा है कक्षा निर्देश डिजाइन करना। दूसरा हमारा है छात्र गतिविधियों की योजना बनाना। और थर्ड हमारा है स्कूल में सीखने की जगह बनाना। ठीक है, ये तो हो गया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात। नेक्स्ट हमारा है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला हमारा है मनोवैज्ञानिक कारक। दूसरा हमारा है बुद्धि। ठीक है, पहला मनोवैज्ञानिक कारक है, दूसरा हमारा बुद्धि है, और तीसरा हमारा अभिप्रेरणा। अगर हम इनके बारे में भी चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक बार बता दे रहे हैं, ये चीज़ें हैं, आप समझ लीजिएगा। पहला हमारा है मनोवैज्ञानिक कारक, दूसरा हमारा है बुद्धि, तीसरा हमारा है अभिप्रेरणा, और चौथा हमारा है अधिगम की तत्परता के लिए परिपक्वता। ये ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पांचवा है भावना, और 6 है हमारा रुचि। 7th नंबर पर हमारा है दृष्टिकोण। 8th नंबर पर है स्व संकल्पना, और 9th पर है अधिगम शैली। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कक्षा का अनुदेशन करना। थोड़ा तेज पढ़ूंगा ताकि वीडियो 25 से 30 मिनट का ही बन पाए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। कक्षा का अनुदेशन करना। कक्षा के अनुदेशन करने में हम लोग क्या देखेंगे, पहला देखेंगे प्रत्यक्ष निर्देश विधि। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने की संभावना है। प्रत्यक्ष निर्देश विधि क्या होती है, शिक्षक अपने छात्रों को एक विशिष्ट कौशल सिखाने के लिए स्पष्ट शिक्षक तरीकों का क्या करता है, उपयोग करता है। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्देश विधि कहा जाता है। ठीक है,
आगे क्या है, अप्रत्यक्ष शिक्षण। अप्रत्यक्ष शिक्षण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें अवधारणा सीखने, पूछताछ और समस्या समाधान पर क्या करता है, जोर देता है। ठीक है, समस्या समाधान पर क्या करता है, जोर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष शिक्षण कहा जाता है। थर्ड हमारा है विभेदित निर्देश। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो विभेदित निर्देश, जिसे विभेदित अधिगम के रूप में भी जाना जाता है, यह शिक्षा में सामान्य विभेदीकरण प्रभावी शिक्षण के लिए एक रूपरेखा का दर्शन है। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड, विभेदित निर्देश। नेक्स्ट है हमारा है अधिगम निर्देश, सॉरी व्यक्तिगत निर्देश। फोर्थ हमारा है व्यक्तिगत निर्देश। व्यक्तिगत निर्देश के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कह रहा है व्यक्तिगत निर्देश एक विशेष शिक्षार्थी की जरूरत को पूरा करने के लिए रणनीति, संसाधन और आकलन के उपयोग को क्या करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देश। अगला हमारा है कंप्यूटर सहायक निर्देश। कंप्यूटर सहायक निर्देश में चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप सूचना को क्या करता है, संसाधित करता है। क्या, कंप्यूटर सहायक निर्देश। अगला हमारा है पाठ चर्चा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाठ चर्चा। ठीक है, हम लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें हम लोग देखेंगे पाठ चर्चा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी गतिविधियां और अनुभवों का कुल योग है। ठीक है, पाठ चर्चा के बारे में देखेंगे कि ये कैसी भाषा है, तो ये लैटिन भाषा है। कहाँ से लिया गया है, ठीक है, पाठ चर्चा कैसी भाषा, तो लैटिन भाषा है। इसकी लैटिन भाषा क्या नाम है, तो क्यूरेरे, क्यूरेरे है इसका नाम है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है क्यूरेरे का, तो रेस कोर्स, इसका अर्थ होता है रेस कोर्स। और एक राइटर है जो पाठ चर्चा को डिफाइन किए हैं, ये भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो मुनरो के अनुसार पाठ चर्चा उन सभी अनुभव का समावेश करती है। पाठ चर्चा उन सभी अनुभवों का समावेश करती है जिनका उपयोग स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जिनका उपयोग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, तो मुनरो के अनुसार है। ये चीज़ ध्यान देंगे, किसके अनुसार है, तो मुनरो के अनुसार है। ठीक है, पाठ चर्चा अगर कोई डिफिनेशन देता है तो उठा के मुनरो को टिक कर दीजिए। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। आगे हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम और पाठ चर्चा को थोड़ा सा मैंने डिफाइन मतलब तुलना कर दिया है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि पाठ चर्चा क्या होता है और पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे दोनों का। सबसे पहले हम सिलेबस में बात करेंगे, ठीक है, पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो पाठ्यक्रम में क्या होता है, इसमें किसी विषय के शामिल अवधारणाओं के सभी भाग शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें किसी विषय के शामिल अवधारणाओं के सभी भाग क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, किसमें, सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। पाठ चर्चा में क्या कह रहा है, पाठ चर्चा समग्र सामग्री होती है। ठीक है, पाठ चर्चा जिसे एक शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। ये तो हो गया हमारा पाठ चर्चा की बात। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, कैसे हुई है, तो पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, और पाठ चर्चा की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। ये ध्यान देंगे, पाठ्यक्रम का जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द से हुआ है, लेकिन जो पाठ चर्चा है वो लैटिन शब्द से हुआ है। इसकी प्रकृति कैसी है पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है वो वर्णनात्मक है, और पाठ चर्चा की प्रकृति कैसी है, तो नियम के अनुसार है। इसका क्षेत्र कैसा है पाठ्यक्रम का, तो इसका संकीर्ण है। ठीक है, मतलब कम है। और पाठ चर्चा का कैसा है, तो विस्तृत है, चौड़ा है पाठ चर्चा का। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे देखते हैं हम लोग पाठ्यक्रम विकास का क्रमबद्ध क्रम। पाठ्यक्रम विकास का क्रमबद्ध क्रम, ठीक है, तो पहला इनका होता है ये, ठीक है, पहला हमारा है असेसमेंट ऑफ नीड्स, मतलब ज़रूरतों का आकलन। दूसरा हमारा है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निरूपण। थर्ड हमारा है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, सीखने के अनुभवों का चयन। फोर्थ हमारा है इवोल्यूशन ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। इसका जो ट्रिक है याद करने का, ये क्या है, नोट होता है, NOTE। ठीक है, N से हो जाएगा नीड, O से आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, T से हो जाएगा आपका टेक्स्ट, और E से हो जाएगा आपका इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हम याद कर लेंगे इसी से, नोट से इसको हम रट सकते हैं। आगे हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ कैरिकुलम, पाठ चर्चा के मॉडल। तो पाठ चर्चा के कितने मॉडल होते हैं, 2 मॉडल होते हैं। पहला हमारा है उत्पाद मॉडल और दूसरा हमारा है प्रक्रिया मॉडल। ठीक है, पहला हम देखेंगे उत्पाद मॉडल और दूसरा क्या हमारा है, प्रक्रिया मॉडल। इसको ध्यान देंगे,
पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट हमारा पाठ चर्चा विकास का सिद्धांत। तो इसके कितने सिद्धांत होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला हमारा भविष्य उन्मुखीकरण का सिद्धांत पहला हमारा है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें बच्चों तनाव को कम करने तथा मूर्त और व्यवहारिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये किसमें है, तो आपका भविष्य उन्मुखीकरण के सिद्धांत में ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सहसंबंध का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है, इसमें समाज के लोगों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रदान करने के लिए किया गया जो अनुभव के माध्यम से उनको पूर्ण करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा होगा सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत ही हमारा हो। थर्ड हमारा है उपयोगिता का सिद्धांत। इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें कार्य अनुभव पर विशेष क्या कहता है, जोर दिया जाता है और वर्तमान जीवन को भविष्य में बच्चों के लिए उपयोगी विषय और गतिविधियों में क्या करना है, शामिल करना होता है। ये हमारा उपयोगिता का सिद्धांत होता है। आगे हमारा सभी गतिविधियों को शामिल करने का सिद्धांत। और फिफ्थ हमारा हो जाता है लचीलेपन का सिद्धांत। ये कुछ खास नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं नहीं लिखा हूँ। नेक्स्ट हमारा है मॉडल ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम के मॉडल। तो पाठ्यक्रम के कितने मॉडल होते हैं, सबसे पहला है आपका ADDIE। इसको देखेंगे क्या है, तो ए से होता है आपका एनालिसिस, डी से डिजाइन, उसके बाद फिर डी से होता है आपका डेवलपमेंट, उसके बाद में आई से है आपका इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ को, और ई आपका है इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ADDIE। नेक्स्ट हमारा है CIPP। इसका मतलब क्या है, तो सी से होता है आपका कंटेक्स्ट, आई से होता है आपका इनपुट, पी से आपका होता है प्रोसेस, और पी से आपका होता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो कंटेक्स्ट और इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, ये क्या हो गया CIPP मॉडल, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे टाइलर का उद्देश्य केंद्रित प्रतिमान। ये एग्जाम में आया हुआ, प्रीवियस पेपर में आप उठाकर देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सबसे प्रारंभिक पाठचर्चा मूल्यांकन प्रतिमान में से एक जो कई मूल्यांकन परियोजनाओं को प्रभावित करना जरूरी रखता है। यह राल्फ टाइलर 1950 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है हिल्डा टावा। हिल्डा टावा क्या होता है, तो हिल्डा टावा सबसे प्रभावशाली शिक्षाविदों में से क्या थे, एक थे। हिल्डा टावा एक व्यक्ति विशेष का नाम है। उसमें एक संप्रत्यय विकास रणनीति विकसित की थी, जिसे आगमनात्मक मॉडल या संप्रत्यय विकास मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये जो मैं करा रहा हूँ ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करिएगा, या जहाँ से भी आप कोई प्रैक्टिस करते हैं वहाँ से सॉल्व करिएगा। मोस्टली आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। अब ये मैं पूरा डिटेल में तो करा नहीं पाऊंगा, मेन चीज़ों को जो मेन बहुत एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लेकिन ये क्या किया हूँ, पूरे जितने आपका सिलेबस है उन सारे सिलेबस से एक बार मैं आपको गुजार दे रहा हूँ, ठीक है। हर एक सिलेबस को मैं टच किया हूँ, ये चीज़ है। निपुण भारत योजना, जैसा कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले निपुण भारत योजना का हम फुल फॉर्म याद करेंगे। इसका पूरा नाम क्या होता है, निपुण का, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। और यहाँ से जो ये लाइन लिखा हूँ, क्या इसको पढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा मंत्रालय ने 2026-2027 तक कक्षा 3 के अंत तक देश में प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण की शुरुआत की। ये चीज़ हम ध्यान देंगे, ठीक है। कक्षा 3 के अंत तक ध्यान देंगे, कक्षा 3 के अंत तक, ये मेजर पॉइंट है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगला हमारा है मूलभूत साक्षरता के लिए लक्ष्य। तो हम ध्यान देंगे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक की जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है, सबसे पहले हम देखेंगे तो EACPM जारी करते हैं। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद इस रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा है द इंडेक्स इंक्लूड 5 पिलर्स। इस इंडेक्स के कितने पिलर हैं, 5 पिलर है। कौन कौन है, शिक्षा तक पहुँच, दूसरा है बुनियादी स्वास्थ्य, तीसरा हमारा शैक्षिक अवसंरचना, चौथा हमारा है सीखने का परिणाम, और पांचवा हमारा है शासन, ठीक है। ये जो मैं लिखा हूँ ऐसे नहीं लिखा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको 1 मिनट के दिखा भी देता हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, क्वेश्चन पूछा है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक की दृष्टि पर कौन रिपोर्ट जारी करता है। मैं अभी आपको क्या बताया हूँ, कौन जारी करता है, EACPM जारी करते हैं। ऑप्शन है कहीं EACPM, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद जारी करता है। ये चीज़ मैं भी आपको कराया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। और देखिए आप दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में कौन सा सही है। तो जो मैं उसका एक्सप्लेनेशन कराया हूँ ना, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, तो जो भी मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारा है ECCE क्या है? तो ECCE क्या है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसमें देखेंगे क्या क्या है, तो इसमें 3 प्रमुख शब्द शामिल किए गए हैं। पहला है हमारा प्रारंभिक बचपन, दूसरा देखभाल और तीसरा हमारा है शिक्षा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि होती है, ये तो पता ही है। ECC सब स्टेज क्या होता है, तो इसके 3 सब स्टेज होते हैं, ये भी देखेंगे। पहला स्टेज इसका क्या होता है, गर्भाधान से जन्म तक का स्टेज होता है। सेकंड स्टेज है इसका जन्म से 3 साल तक का, और थर्ड स्टेज इसका होता है 3 से 6 साल तक का, इस पर भी हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा है निर्देशात्मक योजना, वर्ष योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निर्देशात्मक जो योजना में न केवल यह योजना बनाना शामिल है कि छात्र क्या सीखेंगे, बल्कि वो कैसे सीखेंगे चीज़ों को, इस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, तो उसे निर्देशात्मक योजना कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हमारा है ईयरली प्लान, वार्षिक योजना, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। यह वार्षिक योजना एक विषय के पाठ्यक्रम की क्या है, वार्षिक योजना है, जिसमें कवर किए जाने वाले पाठ्यक्रम को उसे इकाई को दिए गए प्रतिशत या महत्व के आधार पर प्रत्येक इकाई के लिए निर्धारित घंटों की कुल संख्या के साथ कुछ इकाइयों में अस्थायी रूप से विकसित किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, तो इसको ईयर प्लान कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप ईयर प्लान क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी इसमें कुछ थ्योरी है तो इसमें कुछ समझने लायक कोई चीज़ है नहीं। इंपॉर्टेंट आप ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसका क्या महत्व है हमारे मतलब ईयर प्लान में। तो इसको देखेंगे, वर्ष योजना पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है शिक्षक प्रत्येक इकाई को दिए गए निर्देश घंटों के संदर्भ में क्या करते हैं, समय में जानेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट हमारा है संपूर्ण वर्ष एक मानक शिक्षण स्वरूप बनाए रखने में, और फोर्थ हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक नियमित और व्यवस्थित बनाने में। ठीक है, अगला हमारा है यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अनुक्रमिक पाठों के समूह, थीम, विषय, प्रक्रिया, आपका कौशल और आवश्यक प्रश्न आदि से जो इसके क्या है पाठ्यक्रम के घटक हैं, और प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड्स। ठीक है, किस चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। पहला हमारा है उद्देश्य, दूसरा हमारा है सामग्री, और तीसरा हमारा है विधि, चौथा हमारा है मूल्यांकन। ठीक है, अब 5 स्टेप इन मॉरिसन टीचिंग मॉडल एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ये 5 चीज़ क्या हैं इनको देखेंगे। पहला हमारा अन्वेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा प्रस्तुतिकरण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा है आत्मसातीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारा संगठन, और पांचवा हमारा है अनुवाचन। ठीक है, ये चीज़ भी हम ध्यान देंगे। आगे देखेंगे लेसन प्लान, पाठ्य योजना के बारे में। छात्रों को देखो क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ठीक है, उनको गृह कार्य, कार्यपत्रक, परीक्षण, ये सारी चीज़ें क्या होती है पाठ्य योजना के अंतर्गत आती है। ये चीज़ होगा। अब इम्पॉर्टेंट आप लेसन प्लान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम आपसे, कि पाठ्य योजना शिक्षक के कार्य का क्या है, एक अनिवार्य भाग होता है। पाठ्य योजना शिक्षण कार्य के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का क्या है, एक साधन होता है। एक अच्छी पाठ्य योजना लचीली होती है और नम होनी चाहिए। ठीक है, जो एक अच्छी पाठ्य योजना होगी वो लचीली होगी और क्या होगी, नम होगी। ठीक है, सरल होगी, सहज होगी। एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या है, यही पहचान है। ये चीज़ हो गया। अब पाठ्य योजना कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन जो हर बार्टियन महोदय, इनकी पाठ्य योजना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पाठ्य योजना सबसे ज़्यादा किस की इस्तेमाल की जाती है, अब हर बार्टियन का नाम सुने रहेंगे तो टिक कर देंगे, नहीं तो इसे क्वेश्चन हो गया सही। ठीक है, अगला है इसमें क्या क्या चीज़ें इनमें इस्तेमाल की जाती हैं, चीज़ हम देखेंगे। कूट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मिलान करने के लिए, या कूट में क्वेश्चन दे सकता है सिक्वेंस के लिए, ठीक है, क्रम करने के लिए कई तरह से क्वेश्चन दे सकता है। सबसे पहला हमारा है तैयारी, दूसरा हमारा है प्रस्तुति, थर्ड हमारा है मेल, और चौथा हमारा है सामान्यीकरण, और फिफ्थ हमारा है आवेदन। ठीक है, पहला तैयारी, प्रस्तुति, मेल, सामान्यीकरण और आवेदन, ये तो हमारे 5 हो गई। ठीक है, क्या हो गए, पाठ्य योजना कई तरीके से बनाई जाती है। जो हर्बर्टियन का जो विधि है, ये 5 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हमारा है शिक्षण सामग्री और उन संसाधन। शिक्षण सामग्री में 3 होते हैं, जानते हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य और दृश्य सामग्री, ये चीज़ हो गया। शिक्षण सामग्री में 3 होते हैं, श्रव्य होता है, दृश्य होता है और श्रव्य दृश्य होता है, ये चीज़ नॉर्मल है, पता होगा। अब पहले श्रव्य में क्या क्या होते हैं, तो आपका ऑडियो होता है, कैसेट होता है, रेडियो होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, श्रव्य होती हैं, श्रव्य
सामग्री होती हैं, ठीक है। सेकंड हमारा है दृश्य सामग्री। दृश्य में क्या क्या होता है, तो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, चार्ट हो जाए, जो जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे पत्रिका हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, तो दृश्य सामग्री में सारी आ जाती हैं, ठीक है। अब ऑडियो और विजुअल सामग्री में सब दृश्य में कौन कौन सी आएंगी, तो उसमें जैसे फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीविजन हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जो मतलब हम जिसको हम देखें और सुने, जैसे कैसेट प्लेयर हो गया, सारी चीज़ क्या हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो ऑडियो वीडियो हो गया, ठीक है। और विजुअल कैसे होगा, जिनको हम सिर्फ देखें, जैसे आपका मानचित्र हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, समाचार पत्र हो गया, तो विजुअल है। ऑडियो में कौन कौन सा आएगा, तो ऑडियो में जैसे रेडियो हो गया, ऑडियो कैसेट हो गया, ये सारे किस में होंगे, तो ऑडियो सामग्री हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर होगी, आगे दे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण अधिगम के लिए शब्द, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यूज ऑफ आईसीटी एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो दूरस्थ शिक्षा संसाधनों तक इनकी पहुंच होती है, यूज ऑफ आईसीटी एजुकेशन के बारे में है। तो फर्स्ट इसका यूज है कि दूरस्थ शिक्षा संस्थानों तक इनकी पहुंच होती है। सेकंड है शिक्षण संस्थाओं में बेहतर इनकी दक्षता होती है। थर्ड होता है कई भौगोलिक रूप से बिखरे हुए शिक्षार्थियों द्वारा एक साथ प्राप्त करने की निर्देश है, ठीक है। अब आईसीटी के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, बेसिक स्थापित करना, बौद्धिक स्थापित करना, और सेकंड हमारा है शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, उसके उद्देश्य है, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हमारा अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए और अधिगम के रूप में प्रत्येक योजना बनाने में, उद्देश्य और विचार में, थोड़ा तेज पढ़ रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गेन कर सके, ठीक है। आपका हमारा है आकलन। आकलन के बारे में देखेंगे, आकलन क्या होता है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसको आकलन कहते हैं। अब आकलन ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोग जब क्लास में जाते हैं, बच्चा क्लास में जाता है तो पर डे उसका आकलन होता है, पर डे, ठीक है। जो पर डे चलता है, जैसे हिंदी क्लास में भी उसका आकलन हो रहा है, संस्कृत क्लास में भी हो रहा है, इंग्लिश क्लास में भी हो रहा है, ठीक है, ये आकलन हो गई। अब आकलन एक संक्षिप्त सार प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब आकलन अधिगम को इम्प्रूव करता है, ठीक है। जब बच्चे का आकलन करेंगे हम लोग, तो उसकी जो अधिगम होगी, उसकी जो सीखने सोचने की क्षमता होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे डेली बेस पे आकलन होता है, लेकिन जो एक बेहद व्यापक स्तर पे जो आकलन होता है उसी को मूल्यांकन कह देते हैं। जैसे साल के अंत में जो पेपर हुआ वो मूल्यांकन हो गया, ये चीज होता है आकलन और मूल्यांकन में अंतर। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आकलन होता है वो बेटा होता है और मूल्यांकन बाप होता है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मूल्यांकन में कह रहा है कि मूल्यांकन शिक्षार्थी की क्षमता का आकलन करने, प्रदर्शन का विश्लेषण करने, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने और उन्हें प्रगति में मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। सफल अधिगम के लिए शिक्षण में उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकन भी आवश्यक होते हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता होती है, ये चीज हो गई। अब मूल्यांकन में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। मूल्यांकन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, तो मूल्यांकन आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। आप अपना प्रैक्टिस सेट उठाइएगा और आप देखिएगा, आपको 101% औपचारिक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं इसका डिफिनेशन लिखा हूँ। मैं जिन जिन चीज़ों का डिफिनेशन लिखा हूँ उससे आप जब प्रैक्टिस सॉल्व करोगे आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। योगात्मक और औपचारिक मूल्यांकन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की जो प्रगति की निगरानी कर होती है वो क्या कहलाती है, तो औपचारिक मूल्यांकन कहलाती है। योगात्मक मूल्यांकन कैसे कहलाती है, तो योगात्मक मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। अवधि के अंत में छात्र के सीखने के स्तर को मापने, उपलब्धि के स्तर को मापने या प्रमाणित करने या प्रतिवेदन करने में जो मदद होती है वो कैसे कहलाती है मूल्यांकन, तो आपका योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो आपका योगात्मक मूल्यांकन है, इस योगात्मक मूल्यांकन में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई शिक्षक अगर किसी यात्रा पे गया, ठीक है, यात्रा से अगर लौटा और उससे रिलेटेड अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको कैसी मूल्यांकन कहा जाएगा, तो उसको योगात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन के उपकरण, कौन कौन से उपकरण हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग मेन पे हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। क्विज के बारे में देखेंगे, क्विज क्यों होता है, तो आप जानते हैं क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो क्विज होता था। क्विज क्यों होता था, हमारे जो नॉलेज है उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्विज के बारे में हो गया, एक निश्चित विषय के बारे में शिक्षार्थियों के ज्ञान को क्या करने के लिए, मापने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए क्विज का क्या आता है। पोर्टफोलियो के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पोर्टफोलियो
इसमें समय के साथ शैक्षिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट असाइनमेंट आदि का जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे रेटिंग स्केल के बारे में। रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल तो यह एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति को संदर्भित करता है जो एक द्विध्रुवीय पैमाने पर छात्रों को दर देता है, जिसमें आमतौर पर कमजोर से लेकर उत्कृष्ट तक कई पॉइंट शामिल होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रेटिंग स्केल। अब हम लोग अवलोकन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अवलोकन क्या होता है? यह देखने, सुनने, पढ़ने या किसी अन्य माध्यम से डेटा एकत्रित करने की एक विधि, एक प्रक्रिया होती है जिसमें इंद्रियों को शामिल किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको अवलोकन कहते हैं। अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान देंगे। अवलोकन के 3 प्रकार होते हैं। एक पहला हमारा है नियंत्रित अवलोकन, सेकंड हमारा गैर प्रतिभागी अवलोकन और थर्ड हमारा है प्रतिभागी अवलोकन। हम इसको ध्यान देंगे कि अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होता है? फीडबैक क्या होता है? किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार या प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करना, ठीक है, ताकि उसे वांछित दिशा में संशोधित किया जा सके। तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रतिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो प्रतिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सुधारात्मक, दूसरा है आपका नकारात्मक, थर्ड है आपका सकारात्मक और फोर्थ आपका है मूल्यांकन प्रतिक्रिया। ठीक है, आई होप मैं काफ़ी तेज़ी से इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 20 से 25 मिनट में आपको वीडियो मिल जाए और अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिल जाए, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ पढ़ा हूँ। ठीक है, अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो की अभी आपको मैं शाम तक या कल सुबह आपको 3rd यूनिट करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।